हेलो एंड वेलकम। इससे पहले हम लोग 51 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। जो घटना चक्र की सीरीज़ देख रहे हैं उसमें 51 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा हुआ है। और उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे 52 क्वेश्चन की थ्रू आगे से जितने डिस्कशन होंगे। अच्छा, ये डिस्कशन जो हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेगमेंट में है, चैप्टर फर्स्ट है। और इसमें जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो लगभग क्वेश्चन होंगे सेशन से, ड्राफ्टिंग कमेटी से, जितनी कमेटीज़ बनी थी। और ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कई सारे क्वेश्चन का रिपीटिशन है बार बार विभिन्न एग्जामों में, वो हम आपको बताते रहेंगे। द क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने दिख रहा होगा। 52 क्वेश्चन नंबर है, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो रेजोल्यूशन हुआ था, रेजोल्यूशन की जो डेट थी वो क्या थी कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ये डेट देखो, मैंने आपको कई सारे इससे पहले भी जो लेक्चर किया था उसमें आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उसके बाद में 11 दिसंबर, उसके बाद में 13 दिसंबर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से कई सारी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ड्यूरेशन था, इसमें कई सारी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस डेट में क्या क्या डिसीजंस लिए गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 ये है 52, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कि भारत में का को जो है संविधान को अब क्या करेंगे हम लोग, अब भारत में संविधान पूरी तरह से लागू होगा। तो इसका देखो मैं आपको बताऊं, जो 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने मूव कराया था, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया गया था, वही जो उसी रेजोल्यूशन की बात की गई थी, द रेजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडिया। वो जो 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बाद में चल के प्रियम्बल भी कहा गया, ठीक है, मूव कराई थी, उसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। तो ये आप याद रखना कि जो 13 दिसंबर वाली बात थी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हैं। और इसी जो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कराया गया था, इसी को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है कि किसने जो है प्रपोज किया था प्रियम्बल को, ड्राफ्टिंग कमेटी, बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये नेहरू जी ने, आपको पता है कि पहले इनका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो इन्होंने ही क्या किया था, उसको रेजोल्यूशन को सबके जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके सम्मुख रखा था। द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो प्रोसीडिंग्स थी, आपको पता है ना कि 9 तारीख को सचिदानंद साहब को टेम्परेरी, 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया जाता है, 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया जाता है, और 13 तारीख से जो है कार्रवाई शुरू होती है। और ये कार्रवाई शुरू ही होती है कि जब नेहरू जी 13 तारीख को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव कराते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होती है, प्रियम्बल बनती है, हमारे संविधान की कुंजी बनती है, ठीक है, जिसको के एम मुंशी साहब ने कहा था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन उत्तराखंड पीसीएस मेंस इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who of the following presented the objective resolution। सेम क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन, देखो वो उत्तराखंड में पूछा गया, ये यूपी में पूछा गया, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर पूछा गया। देखो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो किसने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया था, प्रेजेंट किया था, तो पंडित नेहरू साहब ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा ये, क्वेश्चन नंबर 55, इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन in relation to the formation of constitution of India, which of the following sentence is are correct। ये एक सेंटेंस हमसे पूछ रहा है कि कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के संबंध में कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो सही ही होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं द प्रियम्बल फुलफिल द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ना कि जो है प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आप पढ़िएगा, जो 2-3 डिसीजंस हैं, राइट फ्रॉम केशवानंद भारती, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी ही चाहिए। एंड द थर्ड इज द पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड और डायरेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो प्रियम्बल है ना, उसमें एक शब्द लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें क्या लिखा है,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या अमेरिकन प्रेम्बल से प्रभावित है। तो इसमें जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, तो वही तो कह रहे हैं हम भारत के लोग, भारत, उसमें लिखा हुआ कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेकुलर, पूरा ये जो पूरा का बातें लिखी गई है कि हम भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष साम्राज्य बनाने के लिए ना, ये जो पूरी बातें हैं, तो ये भारत के संविधान, भारत के लोगों के ऑन बिहाफ पर ही हैं। तो ये ऑप्शन तीसरा भी सही हो जाएगा। पहला सही हो गया है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। नहीं, हेड ऑफ द स्टेट तो आज भी हमारे कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है आज भी। वो क्या डायरेक्ट चुने जाते हैं, नहीं, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो उस समय भी हेड ऑफ द स्टेट जो भी प्रेसिडेंट थे उनका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता था। यानी 1 2 3 सही है और चौथा गलत है। और आपको क्या बताना था, सही वाले ही बताने थे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। And question number 56 is how many session of Indian Constituent Assembly were conducted for the formation of Indian Constitution। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट जो सेशन हुए थे उनकी तारीख और इम्पॉर्टेंट जो कमेटीज़ थी उनके अध्यक्ष कौन कौन लोग होते थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप निमोनिक्स के जरिए भी याद कर सकते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन कई बनते हैं, कई चांसेस होते हैं यहाँ से कि जो है कितने सेशन हुए थे। तो देखो सेशन टोटल 12 होते हैं, सेशन 12 होते हैं। और जो लास्ट वाला सेशन होता है, ये लास्ट सेशन आपको बताना है कब हुआ था। ये आपके लिए मैं रख देता हूँ, चलो अच्छा बता ही देता हूँ। 24 जनवरी को हुआ था ना, 24 जनवरी को 1950 को, 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन होता है, जिसमें सभी लोग मिल करके, जो 11 तक सेशन होते हैं उसमें क्या होती है, डिबेट्स चलती रहती हैं, डिस्कशन होते रहते हैं, ठीक है, कई सारे रेजोल्यूशन पास कराए जाते हैं, संविधान के वोटिंग होती है। लेकिन जो 24 जनवरी 1950 को सभी लोग मिलते हैं, ये अंतिम सेशन होता है ना, 12वां सेशन। इसमें क्या करते हैं, वो हस्ताक्षर करते हैं, अपेंडेड, एक अंग्रेजी में वर्ड होता है अपेंडेड, ठीक है, अपेंडेड देयर सिग्नेचर, ठीक है, अपेंडेड देयर सिग्नेचर, वो सिग्नेचर सभी लोग करते हैं जितने भी असेंबली के सदस्य होते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो टोटल ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2005। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन थोड़ा मैचिंग वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें देखो मैं आपको सिंपल सी बताऊं, इसमें पूछ रहा है कि जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट तो हम लोग जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद साहब थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे आपको याद रखना है, HC मुखर्जी साहब थे। कौन थे, HC मुखर्जी साहब थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो है द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ठीक है, अंबेडकर साहब इसके जो है हेड से। ड्राफ्टिंग कमेटी में केवल एक व्यक्ति ही था जो कांग्रेस से था, ठीक है, और वो कौन था, ठीक है, एंड ही इज KM मुंशी, ठीक है, कौन थे, KM मुंशी साहब थे ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजस्थान प्रिंसली स्टेट, अब राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था, तो ये भी क्वेश्चन है कि राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा VT कृष्णामचारी, ठीक है। तो ये हैं VT कृष्णाचारी साहब हैं, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है VT कृष्णाचारी साहब जो हैं, इन्होंने क्या है, ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में और क्या है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो ये तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो तो नेहरू साहब थे, ठीक है। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी, इसके हेड कौन थे, नेहरू जी थे, ठीक है। और बस आपको ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ये जो VT कृष्णामचारी साहब थे ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बहुत ही, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ये राजस्थान से ही क्वेश्चन उठाया गया है, हमें लगता है किसी एग्जामिनेशन से, तो ये इसलिए वहाँ पे इसको काफ़ी मतलब पिन पॉइंट करके पूछा गया है। ऐसे तो कई सारे स्टेट के कई सारे रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे लोग ना, तो ये जो है
इस पर भी हम लोग अगला कोई वीडियो जो करेंगे उसमें दिखाएंगे कि किस स्टेट से कितने लोगों का प्रतिनिधित्व था। और जो ये क्वेश्चन आता है रिलीजन के बेसिस पर कि माइनॉरिटी को सिख में कितने कितने लोगों ने रिप्रेजेंट किया, हिंदू को, मुस्लिम्स को, ये सारा एंगल भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये तो अभी हम लोग देख लिए हैं, दिस क्वेश्चन आज इन 2005। तो चेयरमैन कौन था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, ठीक है, तो ये नेहरू जी थे। इससे पहले भी हम लोग देख लिए हैं कि नेहरू जी ही थे चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंसेस, अब देखो ये तो काफ़ी मतलब लॉजिक इतना आपको याद रहना होगा कि अपना जो देश है भारत देश महान, इसमें क्या होता है कि इसको जब यूनाइट कर किसने किया था, तो इसके लिए हम सभी जानते हैं कि जो है सरदार पटेल साहब का नाम आता है। सरदार पटेल साहब का कहो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो वहीं से आप लॉजिक लगा दीजिए कि उन्होंने प्रोविंसेस को यूनाइट किया, ठीक है, सबको देश को एक सूत्र में बांधा। तो वो उसी कमेटी के क्या थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। मतलब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि किसी निमोनिक्स और ऐसे पढ़ने से अच्छा है। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज भी बनाई गई थी, ठीक है, उनकी जो जिम्मेदारी थी वो सरदार पटेल साहब हैंडल कर रहे थे। तो 60वें का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो ये डॉक्टर साहब थे भीमराव अंबेडकर जी, ये हम लोग जानते ही हैं। ये क्वेश्चन देखो कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ड्राफ्टिंग कमेटी MP PCS PCS IAS प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो ये फिर से क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, घटना चक्र में आप केवल क्वेश्चन दिए गए हैं ना, तो जरूरी क्वेश्चन का रिपीटिशन भी होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 50, 61 और 62 लगभग एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन डिफरेंट है। आप देखो ये काफ़ी पुराने समय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, UP ARO में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो 62 हो जाएगा, इसमें भी अंबेडकर साहब ही थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। ये देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बोल दे रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 63 कि जो है कई सारी कमेटीज़ बनी थी और उसमें से एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, इसका जो कौन था, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो फंडामेंटल राइट हैं एंड माइनॉरिटी जो कमेटी बनी थी, एडवाइजरी कमेटी इसके लिए जो बनी गई थी, उसके भी हेड जो है सरदार पटेल साहब भी थे। सरदार पटेल साहब, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उसमें उसके भी हेड जो थे सरदार पटेल साहब ही थे। और दूसरा था क्या था, चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, सरदार पटेल साहब फंडामेंटल राइट से भी जुड़े हुए हैं। और इसका आप एक लॉजिक ये लगा सकते हो कि हम लोगों ने बिपिन चंद्रा सर को पढ़ते समय, उनकी किताब पढ़ते समय डिटेल में देखा था कि पहला फंडामेंटल राइट के लिए आप जब देखो 1930 का वो पाकिस्तान में कराची में जो सेशन होता है, उसमें आप सरदार जी का रोल देखो, और अगर वो आपको पूरी स्टोरी पता है तो आप तुरंत कह दोगे कि फंडामेंटल राइट पर सरदार पटेल जी क्यों हैं, उनको क्यों बनाया गया। जब आपको इतिहास अगर पता होगा, 1930 में जो सेशन होता है जिसमें फंडामेंटल राइट की पहली बार बात कही जाती है, तो उसमें देखो सरदार पटेल जी की उस सेशन में क्या भूमिका है, फिर आप जान जाओगे कि फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी कमेटीज़ के अध्यक्ष आखिर क्यों बनाए जाते हैं, चेयरमैन सरदार पटेल साहब, ठीक है। उसके बाद में द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर डॉक्टर BR अम्बेडकर हैड हाउ मेनी अदर मेंबर्स। देखो इसमें क्वेश्चन कितना अच्छा चेंज किया है, हाउ मेनी अदर मेंबर्स, मतलब आपको इसमें अंबेडकर साहब को ऐड नहीं करना है। अगर अंबेडकर जी को आप ऐड कर देंगे तो 7 मेंबर हो जाएंगे, लेकिन अदर मेंबर 6 होंगे। तो आपको ये काफ़ी केयरफुली करना है, इसमें 6 आंसर होगा, क्योंकि टोटल तो 7 लोग थे। उसमें से चेयरमैन कौन थे, अंबेडकर जी, और कौन से लोग थे, और कुछ लोग थे, जैसे आपको एक नाम याद रखना चाहिए, N गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। ये क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं। कृष्ण स्वामी अय्यर थे, DP खैतान साहब थे, ठीक है। इनकी बाद में डेथ हो जाती है, DP खैतान साहब की डेथ हो जाती है, तो TT कृष्णमचारी को भी इसमें ऐड किया जाता है। ऐसे ही N माधव राव थे, तो ठीक है, उनको आज आ जाते हैं जो
BL मित्तर साहब को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद में KM मुंशी साहब होते हैं ना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी में KM मुंशी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कांग्रेस से होते हैं, आपको ये याद रखना, बाकी कोई कांग्रेस से नहीं होता है। KM मुंशी होते हैं और मोहम्मद सादुल्लाह होते हैं, ठीक है। कौन होता है? मोहम्मद सादुल्लाह होते हैं। तो मतलब ये ऐसे याद नहीं होगा, बट आपको रिमाइंड, ऐसे रिवीजन क्लास है तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी थे, अलादी कृष्ण अय्यर थे, और उसके बाद में DP खेतान थे, ठीक है। DP खेतान की साहब की जो डेथ हो जाती है आपको याद रखना है, तो बाद में इनको रिप्लेस करते हैं TT कृष्णमचारी, ठीक है। 1948 में इनकी डेथ हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी में N गोपाला स्वामी थे, हाँ बिल्कुल थे। नेहरू जी नहीं थे, ठीक है। सरदार पटेल भी नहीं थे। तो ये भी क्वेश्चन इजी हो जाता है, ना नेहरू जी थे ना पटेल साहब थे, तो एक ये गोपाला स्वामी जी थे और ये कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब थे। तो 1 and 3 सी में दिख रहा है, वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन मेंबर नहीं था? तो नेहरू जी नहीं थे भाई, ठीक है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, ये भी थे। KM मुंशी ओनली कांग्रेस मेंबर, ठीक है, who was the part of Constituent Assembly. Next question is question number 67, the Constituent Assembly set up drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar. तो देखो अब यही बात है कि जो हमारी ये सभा बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी सेटअप कब की गई थी, उसकी जो है डेट हमसे पूछा जा रहा है। तो ये डेट आपको याद रखना है 29 अगस्त को। कई सारी डेट हैं। 13 दिसंबर को क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। 3 जून को क्या हुआ था? माउंटबेटन प्लान आया था, 3rd जून प्लान जिसे कहते हैं। 22 जनवरी को क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। और 29 अगस्त एक ऐसी डेट है जिस दिन क्या हुई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, आपको ये याद रखना है। यानी कि 15 अगस्त को हम लोग क्या हुआ था, हमारा जन्म हुआ था, और उसके बाद में 19 अगस्त को ही हम लोग क्या करते हैं, 29 अगस्त को ही, यानी 14 दिन बाद क्या होती है, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, सेटअप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है। संविधान सभा का जो संविधान बन रहा था उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देखो कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया, 2014 में, 98 में, 3 में, 7 में, और ये रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके तो ये कौन सा? सर BN राव थे, ठीक है। BN राव साहब का नाम काफ़ी फेमस है, और KM मुंशी साहब से कभी कभी कुछ लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं, लेकिन BN राव साहब थे जो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाए गए थे संविधान बनने के वक्त। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 तक हम लोग देख लिए हैं, और ये सारे किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए रेनाउंड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कई बार क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, तो बुक में एज इट इज़ दिया गया है, और बुक काफ़ी फेमस है, एंड उसका इनाग्रल सेक्शन है। तो आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा। स्टे ब्लेस्ड।